तो लिखिए चैप्टर नंबर 1, सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, commencement and applicability. सबसे पहले हम पूरा सेक्शन लिखेंगे, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। तो लिखिए इसके नीचे शॉर्ट टाइटल, कंपनीज एक्ट 2013, एक्सटेंड, होल ऑफ इंडिया, commencement, published in official gazette, applicability. First point, companies incorporated in India under this act or any previous law. Second point, insurance companies. Third, banking companies. Electricity companies. तीनों को ब्रैकेट में, सब्जेक्ट टू provisions of subject to provisions of their respective acts. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एनी अदर कंपनी any other company incorporated under any special act, example SBI. Last point,
बॉडी कॉर्पोरेट notified by central government CG सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहला सेक्शन क्या है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। मतलब शॉर्ट टाइटल क्या है? शॉर्ट टाइटल क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। मतलब हम यहाँ पे कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं जिसके अंदर 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। ये पूरे 470 सेक्शंस नहीं है हमारे इंटर के सिलेबस में, कम सेक्शंस हैं। तो उसमें से ही हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रिलिमिनरी, तो इसीलिए कंपनीज एक्ट का ही फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए शॉर्ट टाइटल क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब कहाँ तक लागू होता है? ये होल ऑफ इंडिया तक लागू होता है। इसमें इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर भी हैं। आपको लिखना चाहे तो आप लिख लीजिएगा। उसके बाद कमेंसमेंट। कब से ये चालू हुआ था लगना? तब से चालू हुआ था जब ये पब्लिश हो गया था ऑफिशियल गैजेट में। ऑफिशियल गैजेट क्या है? एक तरह का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है। एप्लीकेबिलिटी मतलब कि किस किस को लगता है ये उन कंपनीज को लगता है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई हैं इंडिया में अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब क्या है? ये 2013 वाला एक्ट। और एनी प्रीवियस लॉ मतलब 2013 से भी पहले कोई लॉ होगा जिसमें कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती थी, तो ये वो वाला लॉ है। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनीज को लगेगा, बैंकिंग कंपनीज को लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को लगेगा। ठीक है, लगेगा इन तीनों को, लेकिन इन तीनों के कुछ अलग से भी इनके लिए ही एक्ट बनाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया है। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कंपनीज एक्ट में भी लिखी हैं और इनके रेस्पेक्टिव एक्ट्स मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस एक्ट में भी लिखा हुआ है। तो अगर कोई ऐसा क्लैश हो जाता है कि दोनों में से अब किसकी सुने, तो फिर वो उसके रेस्पेक्टिव एक्ट्स की सुनेगा, ये लिखा है। वैसे तो ये कंपनीज एक्ट 2013 इंश्योरेंस कंपनीज को लगेगा, बैंकिंग कंपनीज को लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को लगेगा, लेकिन अगर कोई बीच में क्लैश हो जाता है कि दोनों में दे रखा है ये करो और उसमें दे रखा है कि वो करो, तो जो इसका रेस्पेक्टिव एक्ट होगा, इसमें हमारा एग्जांपल इंश्योरेंस एक्ट की बात मान लेगा ये। और अगर कुछ क्लैश ही नहीं होता तो फिर कंपनीज एक्ट तो लग ही रहा है उनको। बाकी एनी अदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी स्पेशल एक्ट, और वो वाली कंपनीज को लगेगा जो कि किसी स्पेशल एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हो, फॉर एग्जांपल SBI। और लास्ट, उन बॉडी कॉर्पोरेट को लगेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा हो। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, तो इसके नीचे वही लिखना है हमको। लिखिए, कंपनी वर्सेस बॉडी कॉर्पोरेट वर्सेस फॉरेन कंपनी। लिखी कंपनी उसके नीचे इसका सेक्शन डालेगा, सेक्शन 2 क्लॉज 20। ये जो अंदर वाला होता है ना उसको क्लॉज बोलते हैं, उसको सबसेक्शन नहीं बोलते। डेफिनेशन वाले में क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट
इसमें लिखिए सेक्शन 2 क्लॉज 11 और लास्ट फॉरेन कंपनी। इसका सेक्शन 2 क्लॉज 42। इसे हाईलाइट कर लेना। तो लिखते पहले इसके अंदर फिर समझते हैं। लिखिए कंपनीज के अंदर मीन्स अ कंपनी incorporated under this act or any previous company law, any previous company law। ये आपको भी नोट डाउन करते जाना है अपनी नोटबुक में। बॉडी कॉर्पोरेट में लिखेगा इंक्लूड्स अ कंपनी incorporated outside India but does not include but does not include cooperative society, such body corporate as notified by CG सेंट्रल गवर्नमेंट। और फॉरेन कंपनी में मीन्स अ कंपनी incorporated outside India having place of business in India। इसमें हाईलाइट करना मीन्स को, इंक्लूड्स को, आउटसाइड को, मीन्स को। तो कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जो कि इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हो। इस एक्ट का मतलब क्या है? ये 2013 वाला एक्ट, या कोई प्रीवियस में हुई हो 2013 से पहले वाले में, ये तो कर ही लिया हमने। उसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, अच्छा उससे पहले ये जो मीन्स है ना, यहाँ पे मीन्स लिखा है, यहाँ पे इंक्लूड्स लिखा है, यहाँ पे मीन्स लिखा है। तो यहाँ पे मीन्स लिखा है इसका मतलब है कि जो इसके अंदर लिखा है ना मीन्स के आगे, सिर्फ वही है, उसके बाहर कुछ नहीं। लेकिन अगर इंक्लूड्स लिखा है, लेकिन अगर इंक्लूड्स लिखा है तो इसके अंडर वाला भी है और बाकी भी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अल्फ़ाबेट मीन्स
ए टू जेड, मतलब अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है, ए टू जेड। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं कि अल्फ़ाबेट इंक्लूड्स ए एंड बी, तो अल्फ़ाबेट मीन्स लिखा, मीन्स ए टू जेड, मतलब कि बस ए टू जेड ही है, उसके बाहर कुछ नहीं। लेकिन अगर मैंने इंक्लूड्स लिख दिया, मतलब कि इंक्लूड्स ए एंड भी हैं, है ना, और उनके बाकी भी है। अल्फ़ाबेट इंक्लूड करता है ए और बी को, मतलब उसके उसके ए और बी को छोड़ के भी बहुत सारे हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस था इसके बीच में। तो बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बॉडी कॉर्पोरेट एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी कंपनी इंक्लूड करती है, मीन्स नहीं है, इंक्लूड, जो कि इंडिया के आउटसाइड, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। लेकिन इसमें हम क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सीजी ने नोटिफाइड कर रखी हो। अब इसको देखते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूड करती है, मतलब जो कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हैं उनको भी इंक्लूड करती है, और जो नहीं है तो बाकी बाकी जो कंपनी है वो भी तो फिर बॉडी कॉर्पोरेट ही हो गई ना। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बोला अभी, अल्फ़ाबेट इंक्लूड्स ए एंड बी, तो इंक्लूड्स ए एंड बी है, इसका मतलब जैसे ए बी सी डी ई एफ जी भी तो है ना, ऐसे ही इंक्लूड्स लिखा है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो बाकी भी कंपनी है और ये भी कंपनी है। अभी एग्जांपल करेंगे तो उससे और क्लियर होगा। पहले फॉरेन कंपनी करते हैं। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी, अब इसमें मीन्स लिखा है तो मतलब कि जो इसमें लिखा है बस वही है, उसके आगे और कुछ नहीं। मीन्स अ कंपनी जो कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई हो। दूसरी कंडीशन क्या है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए इंडिया में। इसमें दो कंडीशन है, एक फुलफिल हो गई तो नहीं होगा फॉरेन कंपनी, दोनों फुलफिल होनी चाहिए। तो एग्जांपल करते हैं इसका, लिखिए एग्जांपल नीचे। एग्जांपल, यहाँ पे लिखिए कंपनी नेम, यहाँ पे लिखिए कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन कंपनी। इस एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले रिलायंस, रिलायंस क्या एक कंपनी है? हाँ, कैसे? कंपनी की डेफिनेशन क्या थी? वो कंपनी कंपनी वो होगी जो कि 2013 वाले एक्ट में या उससे कोई प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई हो। तो हाँ, रिलायंस तो है। बाकी बॉडी कॉर्पोरेट हो गई क्या? हाँ। क्यों? अब इसमें तो लिखा था आउटसाइड इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया भी है और बाकी कंपनियां भी हैं, इसलिए ये ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, लिख लो। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, और ये जो मीन्स वाली होती हैं ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। आगे नेक्स्ट, रिलायंस, रिलायंस क्या एक फॉरेन कंपनी है? नहीं। क्यों? सबसे पहली बात तो दो कंडीशन होती हैं, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो प्लेस ऑफ बिजनेस तो है, लेकिन भैया बाहर बनी है ये नहीं, तो फॉरेन कंपनी नहीं होगी, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के नीचे लिखो ब्रैकेट में डाल के, हैज़ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब क्या माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है? नहीं। कंपनी सिर्फ हम उसी को कहेंगे, इन जनरल तो बोल देते हैं कि अच्छा हाँ ये कंपनी है, वो कंपनी नहीं। कंपनी सिर्फ उसको ही कहेंगे जो कि 2013 या उससे पुराने वाले कंपनीज में रजिस्टर्ड हो या इनकॉर्पोरेट हो, बाकी नहीं कहेंगे किसी को कंपनी। तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं है।
बॉडी कॉर्पोरेट है, हाँ। फॉरेन कंपनी है क्या? हाँ, क्योंकि बाहर इनकॉर्पोरेट भी हुई है और इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी है, तो फॉरेन कंपनी है। नेक्स्ट, टेस्ला। टेस्ला के नीचे लिखो नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब टेस्ला की कंपनी है? नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? हाँ, क्योंकि बाहर ऑब्वियसली बात है, उसमें उसमें तो वैसे भी लिखा ही है कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है। क्या फॉरेन कंपनी है? नहीं, क्योंकि बाहर तो इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तो ये फॉरेन कंपनी नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। लिखिए पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी वर्सेस प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी का सेक्शन 2 सबसेक्शन सबसेक्शन नहीं होता, क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज 71। और प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 68। बताया ना कि जो डेफिनेशन वाले में जो होता है उसको अंदर में सबसेक्शन नहीं बोलते, क्लॉज बोलते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक कंपनी लिखते हैं। लिखिए पब्लिक कंपनी। इसे हाईलाइट कर लेना। पहले लिखते हैं means a company which is not a private company। तो ये सेक्शन में ही लिखा है क्या कि पब्लिक कंपनी के ऐसी कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। अब नीचे लिखो उसके फुल स्टॉप आके ये ऐसी। प्रोवाइडेड डेट का मतलब होता है एक्सेप्शन। प्रोवाइडेड डेट अ सब्सिडरी of a public company shall be deemed to be public company even if such subsidiary company continues to be private as per AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो सबसे पहले इसमें हाईलाइट करना नॉट अ प्राइवेट कंपनी, डीम्ड को, और प्राइवेट एज पर AOA। तो इसका मतलब क्या है कि पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, लेकिन अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड। डीम्ड का मतलब होता है मान लेना, हमने मान लिया
shall be deemed to a public company even if such subsidiary company continues to be private as per AOA। मतलब इसको लिखना नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखना, ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये ए एक कंपनी है, बी एक कंपनी है, ए क्या है पब्लिक कंपनी है, और बी क्या है प्राइवेट कंपनी है एज पर AOA। ठीक है, तो अब ए और बी में क्या रिलेशन है, जो बी है ना ये इसकी सब्सिडियरी है, बी जो है वो सब्सिडियरी है ए की। कैसे बनते हैं सब्सिडी, फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो वैसे भी आने वाला है, भी इसका भी सेक्शन आएगा। शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर कोई कंपनी मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर अगर एक्वायर कर लेती है तो जो है वो होल्डिंग कंपनी बन सकती है, और जिसमें करती है वो सब्सिडरी बन जाती है। तो इसने मोर देन 50% जो है वो एक्वायर कर रखा होगा तो सब्सिडरी बन गई। तो इसमें क्या लिखा है कि अगर एक पब्लिक कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी में जो कि एज पर AOA प्राइवेट है वो सब्सिडरी है उसकी, तो हम उसको पब्लिक ही मान लेंगे। एक बार दोबारा पढ़ो, अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी मतलब कि सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी मतलब बी शैल बी डीम्ड मतलब हम मान लेंगे टू बी प्राइवेट, सॉरी टू बी पब्लिक, हम उसको पब्लिक मान लेंगे। इवन इफ फिर भी मान लेंगे अगर वो सब्सिडरी कंपनी मतलब बी कंटिन्यूज टू बी प्राइवेट एज पर AOA, हम फिर भी उसको जो है वो पब्लिक मान लेंगे। अगर वो AOA के अकॉर्डिंग प्राइवेट है फिर भी हम उसको जो है वो पब्लिक मान लेंगे। तो यही बता रखा है कि पब्लिक कंपनी क्या है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, और सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी मतलब कि जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की उसको हम पब्लिक ही मानेंगे अगर वो AOA के अकॉर्डिंग प्राइवेट भी है तो ये छोटा सा पॉइंट था इसमें। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी। हाईलाइट कर लेना, लिखो नीचे, मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब AOA, restricts the right to transfer the share, limits the number of member to 200 bracket except in case of OPC, except in case of OPC। और लास्ट, prohibits invitation to public to subscribe
to the securities of company. उसके बाद नीचे लिखो एक्सेप्शन। अभी समझेंगे, पहले लिख लो पूरा। फॉलोइंग shall not be included एक सेकेंड। while bracket while computing limit of 200 person who are in employment of company or person former employee currently holding shares in company। और एक बीच में लिख लेना जॉइंट शेयर होल्डर इज इक्वल्स टू 1। और हाईलाइट कर लेना बस। किससे हाईलाइट करना है? रेस्ट्रिक्ट को। 200 प्रोहिबिट्स सिक्योरिटीज और नीचे एक्सेप्शन लिख लो। पॉज करके लिख देना। अब तो इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है, मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, मतलब प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो कि अपने आर्टिकल्स के द्वारा क्या करती है? तो 3 चीजें करती है। पहला रेस्ट्रिक्ट। सबसे पहले तो देखो रेस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट्स का मतलब समझते हैं। प्रोहिबिट्स का मतलब होता है मतलब प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब होता है कि बिल्कुल ही मना है, इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी छूट नहीं है करने की। प्रोहिबिट कर दिया मतलब कि बिल्कुल ही मना कर दिया। लेकिन रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? मना कर दिया लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत तो है, कर सकते हैं। लेकिन प्रोहिबिशन का मतलब जो है बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो क्या लिखा है इसने? पहला रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर, कि इसमें वो कंपनी क्या करती है अपने आर्टिकल्स के द्वारा? अपने आर्टिकल्स के द्वारा वो राइट को, कौन से राइट को? शेयर्स को ट्रांसफर करने के राइट को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। दूसरा, जो भी मेंबर्स होंगे उस कंपनी में वो 200 तक ही होंगे, जो जो लिमिट है वो 200 तक ही है। तीसरा, प्रोहिबिट्स इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, मतलब जो वो कंपनी है उसको मना कर रखा है कि वो क्या नहीं कर सकती, वो पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकती कि वो उसके सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करें, कि वो उसके सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करें। मतलब कि आम जनता को जो है वो इनविटेशन नहीं दे सकते कि आओ मेरे शेयर्स खरीदो, आओ मेरी डिबेंचर्स खरीदो। तो ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकती। ठीक है।
अब इसमें 200 वाली लिमिट में कुछ एक्सेप्शन है। सबसे वाला एक्सेप्शन तो यही है कि ओपीसी में नहीं हो सकता, क्योंकि ओपीसी में तो 1 मेंबर ही होता है, नाम ही 1 पर्सन कंपनी है, तो एक ही मेंबर है, तो वो तो एक्सेप्शन है। लेकिन कुछ और एक्सेप्शन है। क्या? कि जो 200 की लिमिट है इसमें ये काउंट नहीं होंगे। सबसे पहले ये देख लो कि जॉइंट शेयर होल्डर इज इक्वल्स टू 1। अगर कोई जॉइंट शेयर होल्डर मतलब किसी पर्सन ने 2 पर्सन ने एग्जांपल मान लो शेयर ले रखा है, तो उसको हम एक शेयर मानेंगे। ठीक है ना, तो बता दिया तो ऐसी जानकारी के लिए। तो अब एक्सेप्शन क्या है कि फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड, कि जो नीचे दे रखा है, जो नीचे पर्सन्स दे रखे हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे 200 की लिमिट में। लिखाइए वाइल कंप्यूटिंग लिमिट ऑफ 200। कौन सा? पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब ये कंपनी है, प्राइवेट ही कंपनी होगी। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और बना ही देता हूँ, ये कंपनी है, ये एक एम्प्लॉय है जो काम करता है। अब वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, मतलब कि काम कर रहा है कंपनी में अभी भी, और उसके पास क्या है, शेयर्स हैं फॉर एग्जांपल। तो उसको हम 200 की जो मेंबर्स की काउंटिंग होती है उसको उसको नहीं गिनेंगे। उसके पास भले ही 100 शेयर्स होंगे, फिर भी कितने शेयर्स उससे मतलब नहीं है, उसको हम नहीं गिनेंगे जब हम 200 की काउंटिंग कर रहे होंगे। पहला कौन नहीं गिनेगा? वो पर्सन्स जो कि कंपनी में एम्प्लॉय हैं, अभी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको नहीं गिनेंगे। दूसरा, पर्सन फॉर्मर एम्प्लॉय करंटली होल्डिंग शेयर्स इन कंपनी, मतलब फॉर एग्जांपल ये पर्सन है और इसने 2 साल पहले किसी कंपनी में काम करा था, 2 साल पहले, 2 साल पहले किसी कंपनी में काम करा था, लेकिन अब वो काम नहीं करता, मतलब वो एक्स एम्प्लॉय हो गया, वो पर्सन फॉर्मर एम्प्लॉय हो गया। तो अब जो वो काम कर रहा था, हमने उसको शेयर्स दिए थे, और वो अभी भी, ये मान लो ये करंट चल रहा है, उसके पास अभी भी शेयर्स हैं, वो होल्ड करके बैठा हुआ है शेयर्स, तो उन शेयर्स को भी 200 की काउंटिंग में नहीं गिनेंगे। ये कह रहा है वो कि पर्सन फॉर्मर एम्प्लॉय, मतलब कि जो एक्स एम्प्लॉय है, जो पुराना एम्प्लॉय है, लेकिन वो करंटली क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है शेयर्स कंपनी में, तो उसको भी नहीं गिनेंगे। तो समरी क्या है कि किसको नहीं गिनेंगे? जो काम कर रहा है, और जो काम, जब वो काम कर रहा था और हमने उसको शेयर्स दिए थे, लेकिन वो अभी भी जो है वो होल्ड कर रहा है। अच्छा, अगर वो ऐसा होता कि यहाँ पे एक सेकेंड, कि वो बेच देता, जब एक काम कर रहा था 2 साल पहले, हमने इसको शेयर्स दिए तब तो हमने काउंट नहीं करा, लेकिन जब इसने बेच दिया तो फिर चले गए शेयर्स, और इसने फिर खरीद लिया, तो फिर गिनेंगे। क्योंकि जब वो काम करता हमने तब दिए तब नहीं गिनेंगे, लेकिन अब वो काम ही नहीं कर रहा, उसने शेयर्स खरीद लिए तो गिनेंगे। तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। आपको लिखना हो तो कॉपी में लिख लेना एग्जाम्पल की तरह, वरना से होती नहीं है। आगे चलते हैं, हो गया ना ये वाला। लिखो स्मॉल कंपनी, ये भी फाउंडेशन में पढ़ा था, सेक्शन 2 क्लॉज 85। हाईलाइट, लिखो पहले मीन्स अ कंपनी other than public company, means a company other than public company having, ये अदर है, एक सेकेंड बताइए, हैविंग क्या, ए,
एक सेकेंड। हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल not exceeding rupees 4 crores and B. turnover not exceeding 40 crores, provided that following companies shall not be considered as small companies. कौन सी ए या फर्स्ट डाल दो, होल्डिंग कंपनीज और सब्सिडरी कंपनी। बी या सेकंड, सेक्शन 8 कंपनीज। कंपनी थर्ड, कंपनी incorporated under any special act कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी स्पेशल एक्ट। बस इतना ही है इसमें। इसके बाद एक एग्जांपल करना है इसका, तो पहले हाईलाइट कर लो। क्या मीन्स 4 करोड़, 40 करोड़, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी स्पेशल एक्ट। बस लिख लो, लिख लिया। तो स्मॉल कंपनी क्या है, ये तो पढ़ी रखा होगा आपने। स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है, देखो मीन्स लिखा है, मतलब एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है जो लिखा है इसमें, बस यही है और इसके बाहर कुछ नहीं है। तो मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती कभी भी स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट ही होगी, पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होगी। तो मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी हैविंग, उसके पास क्या होना चाहिए, उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 4 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 4 करोड़ से ऊपर एक्सीड नहीं होना चाहिए। और जो टर्नओवर है जो कि ग्रॉस सेल्स होता है, सेल्स हो जाता हमारा, वो 40 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए और जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 4 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड डेट। लेकिन मैंने क्या बताया था, प्रोवाइडेड डेट का मतलब एक्सेप्शन, प्रोवाइडेड डेट फॉलोइंग कंपनीज शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज स्मॉल कंपनीज, मतलब कि जो नीचे कंपनीज दे रखी हैं उसको हम स्मॉल कंपनीज में कंसीडर नहीं करेंगे। कौन कौन सी, पहला तो होल्डिंग और सब्सिडरी, दूसरा सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी मतलब चैरिटेबल कंपनीज, यही पढ़ा था फाउंडेशन में। तो होल्डिंग और सब्सिडरी को नहीं करेंगे, सेक्शन 8 को नहीं करेंगे, और कंपनीज जो कि अंडर मतलब कि कोई स्पेशल एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हो उसको नहीं करेंगे। ठीक है, होल्डिंग और सब्सिडरी को नहीं करेंगे,
सेक्शन 8 कंपनी को नहीं करेंगे, और कंपनी जो कि किसी स्पेशल एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है उसको नहीं करेंगे। एक इलुस्ट्रेशन करते हैं इसका, लिखो एग्जाम्पल ए लिमिटेड, ए प्राइवेट लिमिटेड लिख लो, ए प्राइवेट लिमिटेड, बी ओपीसी, सी प्राइवेट लिमिटेड, और सी को ऊपर लिख लो सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, और डी लिमिटेड। पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़, इसका 2 करोड़ 20 करोड़, 3 करोड़ 30 करोड़, 1 करोड़ 15 करोड़। अब क्या बताना है इसमें? इसमें बताना है कि स्मॉल कंपनी है कि नहीं। तो सोचो, देखो क्या लिमिट थी, ये लिमिट थी कि पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से नीचे होना चाहिए, है? हाँ है, 3 करोड़ है। और टर्नओवर जो है 40 करोड़ से नीचे होना चाहिए, क्या है? नहीं, 50 करोड़ है। तो क्या ये स्मॉल कंपनी होगी? नहीं होगी, नो। दूसरा बी 4 करोड़ से नीचे है, हाँ। 40 करोड़ से नीचे है, हाँ। तो क्या होगी? हाँ। सी, सी बहुत अच्छा है। सी सबसे पहली बात 4 करोड़ से नीचे है, हाँ। 30 करोड़ से नीचे है, हाँ। तो क्या होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? दो रीजन है इसके, दो रीजन है। सबसे पहली बात तो सब्सिडरी है, सब्सिडरी है। मैंने क्या बताया था ऊपर कि ये वाली स्मॉल कंपनीज सब्सिडरी कभी भी स्मॉल कंपनीज नहीं हो सकती, एक्सेप्शन में लिखा है। तो सबसे पहली बात तो ये सब्सिडरी है, इसलिए नो आएगा। और दूसरी बात, किसकी सब्सिडरी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। ऊपर क्या लिखा था यहाँ पे पब्लिक कंपनी में कि सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। अगर वो प्राइवेट है भी फिर भी, तो अगर ये पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है प्राइवेट लिमिटेड सी, तो ये डीम्ड पब्लिक हो गई, हम इसको पब्लिक मानते हैं ना, लिखा हुआ सेक्शन में लिखा हुआ है ऊपर। तो और इसमें क्या लिखा हुआ था कि अदर देन पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी हो ही नहीं सकती स्मॉल कंपनी, तो इसलिए भी नो है। तो दो रीजन है इसके, सबसे पहली बात तो सब्सिडरी है, और दूसरा डीम्ड पब्लिक है। डीम्ड पब्लिक कंपनी है क्योंकि वो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, तो डीम्ड पब्लिक। और स्मॉल कंपनी कभी भी जो और पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, तो इसलिए नो। दो रीजन है इसके। और चौथा डी लिमिटेड, क्या 1 करोड़ 4 करोड़ से नीचे है? हाँ। 15 करोड़ 40 करोड़ से नीचे? हाँ। तो क्या होगी? नहीं होगी। क्यों? अब क्यों नहीं होगी? लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब क्या है? पब्लिक कंपनी। यहाँ पे लिखा था प्राइवेट, यहाँ पे लिखा था प्राइवेट, ये क्या है? ओपीसी। तो ओपीसी तो होती पब्लिक है, सॉरी, ओपीसी तो प्राइवेट होती है ना। तो ये प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, ओपीसी प्राइवेट होती है, और ये भी प्राइवेट है। इसमें क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड। तो क्या मान लेंगे? ये पब्लिक ही होगी फिर। तो पब्लिक कंपनी तो कभी भी हो नहीं सकती स्मॉल कंपनी, तो नंबर से हमें कुछ नहीं लेना देना।
नो आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को नहीं रोकते हैं, आज इतना ही, और बाकी का चैप्टर जो है वो नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। राधे राधे।